नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के छात्रों के लिए सेल बायोलॉजी वाला जो आपका पेपर है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या स्ट्रक्चर होती है और उसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, यानी किस प्रकार से इसकी खोज हुई। ठीक है, तो सबसे पहले इट वाज डिस्कवर्ड इन 1902 बाय इटालियन एनाटॉमिस्ट एंड पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट एमिलियो वेराइटी। बेसिकली इसकी जो डिस्कवरी हुई, एक इटालियन एनाटॉमिस्ट था, ठीक है, और पैथोलॉजी साइंटिस्ट जिसका नाम एमिलियो वेराइटी था, उसके द्वारा 1902 में की गई। और उसने क्या किया, स्केलेटन मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी उसने की। यानी सबसे पहले उसने स्केलेटन मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा। देन Porter et al. 1945 showed through electron micrograph that cells contain a lace-like network of strands throughout the cytoplasm. तो अब जब पॉर्टर ने 1945 में ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी द्वारा ये देखा कि सेल के साइटोप्लाज्म में एक लेस लाइक नेटवर्क फैला रहता है, जिसको उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा बेसिकली। पैलेडे, देन उसके बाद में पैलेडे एंड पॉर्टर 1954 मेंशन्ड की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। जो पैलेडे एंड पॉर्टर ने 1954 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक को मेंशन किया। 1966 में जॉर्ज पैलेडे जनरेटेड ए transmission electron micrograph illustrating that endoplasmic reticulum is studded with granules. इसके बाद में जॉर्ज पैलेडे ने 1966 में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जनरेट किया। जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ग्राफ में तो क्या होता है, जो सेल की सरफेस के ऊपर है ना, जो वो सेल के सरफेस को देखता है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में होता क्या है, बेसिकली सेल के अंदर की तरफ है ना, जो अंदर के स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। तो जॉर्ज पैलेडे ने क्या किया, 1966 में सेल्स के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जनरेट किए और उन्होंने ये देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम होते हैं। यानी उनमें ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि अब राइबोसोम जिनको कहते हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद में जॉर्ज पैलेडे 1974 फर्दर डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 1974 में इसी जॉर्ज पैलेडे ने बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को और आगे डिस्क्राइब किया। ये इनकी पिक्चर्स है, ये एमिलो वेराइटी है, देन ये पॉर्टर है और देन जॉर्ज एमिल पैलेडे है। तो इन तीनों साइंटिस्ट का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी डिस्कवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब अपन ले रहे हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका है ना, जो क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या परिचय है उसका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स की लाल रक्त कणिकाओं को छोड़ करके सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। In animal cells, endoplasmic reticulum membrane typically constitute more than half of the total membranous system of the cells. एनिमल सेल्स के अंदर जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, जो कोशिका के आधे से ज़्यादा हिस्से को की मेम्ब्रेनस सिस्टम को बनाती है। यानी क्या हो रहा है कि प्राणी कोशिकाओं में जो जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो क्या करता है, कोशिका की आधे से ज़्यादा मेम्ब्रेनस सिस्टम का बनाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है।
The entire endoplasmic reticulum is enclosed by a continuous membrane and is the largest organelle of most eukaryotic cells. और ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कंटिन्यूस मेम्ब्रेनस सिस्टम का निर्माण करती है, और ये क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स का. Its membrane may account for about half of all cell membrane, and the space enclosed by the ER, the lumen of the cisternal space, may represent about 10% of the total cell volume. The endoplasmic reticulum is an extensive system of a network of membrane enclosed branching tubules and flattened sacs cisternae that extend from the nuclear membrane throughout the cytoplasm. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है, बहुत सारी जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स तथा फ्लैटेंड सैक्स जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं उसका एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चारों तरफ एक्सटेंडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी न्यूक्लियस से आकर के और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है. अब बायोजेनेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बायोजेनेसिस किस तरह से होता है. तो अकॉर्डिंग टू करंट कंसेप्ट्स, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस is a multi-step process that involves the synthesis of a basic membrane lipids and intrinsic proteins. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बेसिकली मेम्ब्रेन लिपिड्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. तो बेसिकली किस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का, जिसके द्वारा सबसे पहले मेम्ब्रेन लिपिड्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का निर्माण होता है. Then the addition of other components such as enzymes, sugars और lipids occurs in a sequential manner. उसके बाद में क्या हो रहा है, enzymes, sugars और lipids है ना जो sequential manner में synthesize होते हैं. The insertion of protein into ER membrane is independent of that of the lipids. Some proteins of the ER are formed by the ribosomes in the cytosol which then become inserted into the membrane. और कुछ जो प्रोटीन्स होती है वो राइबोसोम के द्वारा साइटोसोल में सिंथेसाइज हो जाती है, जो कि बाद में मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाती है. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आइसोलेशन ऑफ माइक्रोसोम्स फ्रॉम ईआर. जब इसकी डिस्कवरी हुई ना तब है ना जो भाई किस प्रकार से है ना जो पता लगा कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और इसमें ना जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है. उसके लिए क्या हुआ बेसिकली कि है ना जो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको सबसे पहले क्या होता है, होमोजेनाइज किया जाता है. टिश्यूज में है वो, उसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं साइंटिस्ट. होमोजेनाइज करने के बाद में क्या हो गया, इसमें दो प्रकार के है ना जो पॉपुलेशन होगी. एक जो कि ये देखिए आप, जिसके चारों तरफ राइबोसोम लगे हुए हैं, ये है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का माइक्रोसोम. और ये माइक्रोसोम ऐसा है जो कि जिसके चारों तरफ राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का माइक्रोसोम होता है. तो दो प्रकार की पॉपुलेशन मिल गई. अब इसको हम किस प्रकार से सेपरेट करें, उसके लिए क्या करते हैं अपन, एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, एक सुक्रोज का एक डेंसिटी ग्रेडियंट बना देते हैं. सुक्रोज का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया, उसमें क्या है, यहाँ पे सुक्रोज की लोअर कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे धीरे धीरे हायर कंसेंट्रेशन है, यानी लो से हायर की तरफ है ना जो इसका डेंसिटी ग्रेडियंट हमने बना दिया. डेंसिटी ग्रेडियंट कैसे बनाया कि सुक्रोज की पहले थोड़ी अमाउंट, फिर थोड़ी सी और ज़्यादा, फिर थोड़ी सी और ज़्यादा लेकर के और हम सुटेबल सॉल्वेंट में उसका एक मिक्सर बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच ट्यूब में हमने क्या किया, डाल दिया. ये हायर कंसेंट्रेशन, फिर लो 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 और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन बना दी. अब क्या किया हमने, जो आपका होमोजेनाइज जो मिक्सर था जिसमें कि आपका
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइक्रोसोम थे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइक्रोसोम थे, उनको हमने इसमें डाला और डाल करके इसको सेंट्रीफ्यूज किया। अब जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले जो माइक्रोसोम थे ये भारी होते हैं, ये जाकर के यहाँ पे पेंदे में जाकर के सेटल डाउन हो गए, और उसके ऊपर है ना जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी डेंसिटी लो है, और ये लो जो सुक्रोज कंसंट्रेशन है यानी जो लोअर जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे आकर के सेटल डाउन हो गए। तो इसके बेस पे हमको क्या हुआ कि दो प्रकार के है ना जो हमको माइक्रोसोम मिले, एक कौन सा आपका जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसको हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाले, और दूसरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ माइक्रोसोम जिसकी की जो कि है ना जो हल्के थे और जो लो डेंसिटी ऑफ सुक्रोज पे ऊपर ही आकर के यहाँ पे ही अरेंज ये हो गए। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेंट्रीफ्यूज से हमने क्या किया, इनको दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। ये देखिए आप, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइक्रोसोम इसमें पाए जाते हैं दोनों। और ये काम किसने किया, बेसिकली जॉर्ज पैलाडे ने किया। यहाँ पे ये देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखा इसने, जो कि हमने बताया था कि आपको कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखा, जिसमें कि हमको दो प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दोनों मिली। A major contribution to the study of the ER came with a protocol published by Palladay outlining a method to isolate ER-derived microsome। तो ये क्या हुआ, पैलाडे ने ना जो एक मेथड प्रोटोकॉल पब्लिश किया जिसमें क्या किया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो डराइव्ड माइक्रोसोम से जो दो प्रकार के माइक्रोसोम्स थे, कौन से, एक आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला माइक्रोसोम्स और दूसरा आपका स्मूथ माइक्रोसोम्स, जिसको कि हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको हमने सेपरेट आउट कर लिया। When cells are disrupted by homogenization, the ER breaks into the fragments and give many small closed vesicles 100 to 200 nanometer in diameter called microsome, which can easily be purified by density gradient centrifugation. Microsome derived from rough endoplasmic reticulum are studded with ribosome and are called rough microsomes. The ribosomes are always found on the outside surface, so the interior of the microsome is biochemically equivalent to the liminal space of the ER. As rough microsome can be easily purified in functional form, they are used for studying many processes performed by the rough endoplasmic reticulum. तो हमने क्या किया, जो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसको है ना जो सेपरेट आउट किया, उसके दोनों जो माइक्रोसोम्स थे वो सेपरेट आउट किए। वो कैसे किए, सबसे पहले हमने सेल्स को डिसरप्ट किया होमोजेनाइजेशन से, जिससे कि हमको दो प्रकार के फ्रैगमेंट मिले जिनका जो डायमीटर था वो 100 से 200 नैनोमीटर था, और दो प्रकार के फ्रैगमेंट मिले, दो प्रकार के माइक्रोस्कोप मिले, जिनको हमने कहा एक आपका रफ माइक्रोसोम्स और दूसरा आपका स्मूथ माइक्रोसोम्स। रफ माइक्रोसोम्स था उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए थे, और स्मूथ माइक्रोसोम्स था उसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे हुए थे। तो इस प्रकार से जो पैलाडे था उन्होंने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसके बेस पे हमको जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देंगे, बाकी आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या है वो हम आगे की क्लास में लेंगे। धन्यवाद।